किसी भी वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिंदी व्याकरण से संबंध रखते हैं, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण आपके वर्ग व्यवस्था के साथ साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में भी अनिवार्य हो जाता है। कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का होना बेहद ही जरूरी होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज 11 सीरीज के रूप में, इसके पहले हम 10 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज 11 सीरीज के रूप में उपसर्ग के बारे में आप लोगों से कुछ दो शब्दों में बातें करने का प्रयास करूंगा और आप इसे ध्यानपूर्वक नजरें बना के देखते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उपसर्ग से संबंधित हर तरह की समस्याएं आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी। मैं आपके अंदर की ऐसी समस्याओं को समाप्त करने का ही प्रयास कर रहा हूं और इसके साथ मैं आपसे एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आज देखेंगे हम लोग उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग आप समझ रहे हैं कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का क्या मतलब होता है। इन तमाम बातों की हम जिक्र करते चलेंगे आगे। ऐसे उपसर्ग के बारे में थोड़ी सी बातें हम आपसे करना चाहते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि उपसर्ग जो होता है दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। उपसर्ग मुख्यतः दो शब्दों के मिलने से बना है। एक होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। उप और सर्ग दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और फिर यहां सर्ग का बात जब आता है तो उप का समीप होता है और सर्ग का बात आता है तो यहां होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना। तो आप इससे दोनों शब्दों को मिलाकर समझ सकते हैं कि समीप में सृष्टि करने की बात यहां हो रही है। समीप में क्या सृष्टि करने की बात हो रही है, इन बातों का यहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि उपसर्ग जो होता है दो शब्दों के मिलने के उपरांत ही बनने का कार्य होता है। यानी उपसर्ग दो शब्दों के मिलने से होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उप जोड़ सर्ग है। उप का मतलब समीप हुआ और सर्ग का मतलब हुआ सृष्टि करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत में अगर संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न जो भाषा होते हैं, तो संस्कृत और संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में यहां उस अव्यय या शब्द समूह को ही उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम समझेंगे कि संस्कृत एवं संस्कृत में जो संस्कृत से उत्पन्न भाषा होते हैं, यहां परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे, संस्कृत या संस्कृत से उत्पन्न संस्कृत भाषा हो या संस्कृत से जो भी भाषाएं की उत्पत्ति हुई हो, तो संस्कृत या संस्कृत भाषा से उत्पन्न उस अव्यय या शब्द समूह को, उस अव्यय या शब्द समूह को उस अव्यय या शब्द समूह को जो यहां मुख्य रूप से सीधे शब्दों में आप जानेंगे कि उपसर्ग कहते हैं। अब इस संदर्भ में हम आपसे और बातें कर सकते हैं या और अर्थों में हम कह सकते हैं इसे कि शब्दांश जो भी होते हैं, जिस तरह के भी शब्दांश होते हैं, शब्दांश उसके आरंभ की स्थिति होता है कि आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देने का कार्य करते हैं। जो भी शब्दांश इसके प्रयोग किए जाते हैं तो शब्दों के आरंभ में लगकर और शब्दों के अर्थ को ही बदल देने का काम करते हैं या फिर उसमें विशेषता ला देने का काम करते हैं। उन शब्दों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। पुनः शब्दांश होने के कारण यहां अगर हम कहें कि इनका कोई स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का जो स्वतंत्र रूप होता है किसी भी प्रकार से यानी कोई महत्व नहीं माना जाता है। जैसे में अगर हम कहें कि हार शब्द जो है, हार शब्द यानी कि हार यहां एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है पराजय हो जाना, हार जाना। हार समझते हैं ना, हार का मतलब होता है कि हार एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि पराजय होना, यानी पराजय, किसी खेल में हार जाना, किसी कार्यक्रम में हार जाना, तो इस तरह के हार का मतलब हो गया पराजय।
तो अगर हम पराजय की बात करते हैं कि हार एक शब्द है और इसका अर्थ यहाँ होता है पराजय, लेकिन जैसे ही इसके आगे हम आ शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, हार के पहले अगर हम आ लगा देते हैं तो यह आहार, आहार का मतलब यहाँ इसका अर्थ ही बदल जाता है। जो आहार का मतलब भोजन हो जाता है, अर्थात आ उपसर्ग लगाकर हम हार में, हार जो मूल शब्द है उसमें आ उपसर्ग लगाकर हम इसके अर्थों को बदल दिए, आहार हो गया। पुनः हम देखेंगे दूसरे शब्दों में अगर हम इसका जिक्र करें तो कहेंगे उपसर्ग वह शब्दांश या वह अव्यय होता है, उपसर्ग वह शब्दांश है या वह अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, किसी भी शब्द के वह आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी जो मूल शब्द होते हैं वह मूल शब्द के अर्थ में एक तरह से विशेषता ला देने का कार्य करते हैं या उसके अर्थ को ही बदल देने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध शब्द समझ रहे हैं, सिद्ध जो होता है, सिद्ध में प्र लगाकर प्रसिद्ध बना हुआ है। फिर आप देखेंगे अभिमान, तो यहाँ मान में अभी लगाकर, अभी उपसर्ग लगाकर यहाँ अभिमान का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे विनाश, तो नाश में वी उपसर्ग लगाकर विनाश का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे उपकार, तो कार शब्द में उप उपसर्ग, कार जो मूल शब्द है और मूल शब्द में उप उपसर्ग लगाकर यहाँ उपकार कर दिया गया, जो इनमें क्रमशः अगर हम कहें तो अलग अलग, जैसे प्रभ हुआ और उसके बाद आप देखेंगे अभी हुआ, वी हुआ, उप हुआ, ऐसे उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। पुनः उपसर्ग शब्द जो होता है, उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले ही लाए जाते हैं। जैसे अन उपसर्ग में शब्द से हम कहेंगे कि पहले अगर रख देने से शब्द, जैसे मान लीजिए कि अन उपसर्ग अगर लगाते हैं तो अन से कोई शब्द बनाते हैं, तो जैसे अनबन हो गया, अन उपसर्ग में कोई शब्द बनाए तो क्या बना, अनबन हो गया। उसी तरह अब जिसका विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं, अगर मुटाव शब्द में मन उपसर्ग लगाते हैं तो मन मुटाव हो जाता है, यानी अनबन का जैसे यहाँ पे हम प्रयोग किए, अनबन का मतलब भी होता है मन मुटाव होना। मन मुटाव समझते हैं, एक आपके साधारण बोलचाल की भाषा में मन मुटाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ उपसर्ग के यहाँ योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन अगर हम कहें तो परिवर्तन नहीं भी होता है, और खासकर यहाँ हम कहेंगे कि तेजी आती है, यानी कुछ परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उस कार्यों में काफी तेजी आ जाती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भ्रमण शब्द जो है, भ्रमण यानी भ्रमण शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं हम, तो भ्रमण शब्द में अगर हम परि उपसर्ग लगा देते हैं तो यह हो जाता है परिभ्रमण। तो यहाँ पे भ्रमण और परिभ्रमण का यहाँ अर्थ देख रहे हैं कि दोनों का तो अर्थ एक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अति शीघ्र की बात आ जाता है कि परिभ्रमण जो हुआ अति शीघ्र की बात आ गया, यहाँ भ्रमण का मतलब हुआ कि उतना शीघ्रता का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया। पुनः अब देखेंगे उपसर्ग की कुछ विशेषताएं जो होती है। तो उपसर्ग की विशेषताओं में अगर हम कहें कि उपसर्ग जो होता है तीन यहाँ गतियों में बांटा गया है, या उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती है। उपसर्ग के तीन विशेषताएं हैं या तीन गतियां हैं। तीनों विशेषताओं को या गतियों को हम अलग अलग वर्णन कर सकते हैं। उपसर्ग की तीन विशेषताएं हैं या तीन इसकी गतियां हैं, या तीनों गतियों को या तीनों विशेषताओं को हम अलग अलग से वर्णन कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे पहले में कि उपसर्ग की तीन विशेषताओं में अगर हम शब्द के सबसे पहला अगर हम पॉइंट देते हैं कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता ला देने का काम करता है। शब्द का जो अर्थ होता है वो शब्द के अर्थ में एक नए तरह की विशेषता ला देने का काम भी करता है। जैसे अगर हम कहें कि बल उपसर्ग, बल में अगर हम बल शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो यह प्रबल बन जाता है। यह सीधे क्या होता है कि नई तरह की विशेषता यहां ला देने का काम करता है। अगर शासन, यहां शासन जो लिखते हैं शासन, तो शासन में यहां अनु उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद यह हो जाता है अनुशासन। देख रहे हैं यहां यह क्या हुआ कि अर्थ में एक तरह से नई विशेषता ला देने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने का काम किया। पुनः इसके दूसरे विशेषता के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो दूसरे विशेषता में भी आपको वर्णन मिलेगा कि दूसरे विशेषता में जैसे होगा कि शब्द को बिल्कुल उलट देने का भी काम करता है। जैसे में अगर हम यहाँ कहते हैं सत्य की बात करते हैं दूसरी विशेषता के रूप में, यह पहली विशेषता हुई। अगर दूसरी विशेषता कहें कि सत्य
शब्द में अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो सत्य का मतलब होता है कि सत्य, और अ लग गया तो सीधे शब्दों का अर्थ ही बदल गया, यहां हो गया असत्य। देख रहे हैं यहां अंतर, यह शब्दों के अर्थ को ही बदल देता है, उलट देता है। अगर हम यश उपसर्ग, यश शब्द के प्रयोग में, यश जो शब्द है, तो यश शब्द में अगर हम लगाते हैं अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो अप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहां अपयश हो जाएगा, ये शब्द का अर्थ ही बदल गया, सीधे इसके उल्टा हो गया। और इसके बाद देखेंगे तीसरी इसकी विशेषता के रूप में, तो तीसरी विशेषता में आपको यहां मिलेगा कि इसमें परिवर्तन ही नहीं होता है। जैसे आप तीसरी विशेषता में देखेंगे कि यहां शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन, कोई खास परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे इसका जो अर्थ होता है, अर्थ ज्यों का त्यों रह जाता है। अगर हम यहां जैसे शुद्ध शब्द है तीसरी विशेषता के रूप में, यदि हम शुद्ध शब्द में जो उपसर्ग है यहां हम वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाता है विशुद्ध। तो विशुद्ध जो हो गया, यहां अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुद्ध हुआ या विशुद्ध हुआ, दोनों एक ही शब्द हो गए। पुनः आप देखेंगे जैसे यहाँ भ्रमण की बात आता है, जैसे अभी मैंने वर्णन किया था भ्रमण, तो इसमें परि जो उपसर्ग है, परि उपसर्ग अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो ये परिभ्रमण हो जाता है, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिभ्रमण माने भी होता है घूमना, और भ्रमण माने भी होता है घूमना। तो इस तरह से ये उपसर्ग जो हुए, या इसकी तीन विशेषताएं हुई। एक में आपने देखा कि जो यहाँ पे अर्थों में परिवर्तन कर देता है, एक देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इसके अर्थों को उल्टा कर देता है, एक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीन तरह की विशेषताएं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। पुनः आप देखेंगे अगर आपसे बात किया जाए उपसर्ग के कितने भेद हैं, तो इसके बारे में भी अगर आप यहाँ बातें करेंगे कि उपसर्ग के भेद के रूप में, तो जैसे आप जानेंगे कि उपसर्ग के ऐसे भेद जो हैं यह मुख्य रूप से 4 भेदों में बांटा गया है। उपसर्ग के कितने भेद हैं? तो उपसर्ग के जो भेद हैं वह मुख्य रूप से यह 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन सा होता है? तो आप सबसे पहले इसके भेद में देखेंगे संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा भेद इसका देखेंगे हिंदी का उपसर्ग, और तीसरा भेद इसका देखेंगे अंग्रेजी का उपसर्ग, और चौथा भेद के रूप में आप देखेंगे कि अरबी और फारसी का, अरबी हो या फारसी का उपसर्ग। तो इसके 4 तरह के यही भेद होते हैं, जो आपके संस्कृत का उपसर्ग हो गया, हिंदी का उपसर्ग हो गया, अंग्रेजी का उपसर्ग हो गया, और अरबी और फारसी का उपसर्ग हो गया। अब ये चारों भेदों को अलग अलग ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वह संस्कृत के उपसर्ग में, जैसे सीधे शब्दों में आप जानिए संस्कृत के उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इसकी संख्या 21 यानी 21 होता है। याद रखेंगे जो संख्या की संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इसकी संख्या कुल जो होता है वह कितना होता है? तो 21 होता है। फिर आप हिंदी के उपसर्ग की बात करेंगे तो हिंदी के उपसर्ग में जब इसकी संख्या की काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, तो हिंदी के उपसर्ग कुल 12 होते हैं। और पुनः आप यहाँ अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करेंगे तो अंग्रेजी के उपसर्ग में आप पाएंगे कि 6 प्रकार के अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है। और पुनः आप देखेंगे कि अरबी और फारसी के जो उपसर्ग होते हैं यह मूल रूप से अरबी और फारसी के भी जो उपसर्ग होते हैं यह भी आपके 12 होते हैं। ठीक है। तो 12 तरह के उपसर्ग, यानी कि संस्कृत के उपसर्ग 21 हो गए, हिंदी के उपसर्ग आपके 12 हो गए, अंग्रेजी के उपसर्ग आपके 6 हो गए, और अरबी और फारसी के उपसर्ग आपके 12 हो गए। तो ये संख्याएं होते हैं उपसर्ग के। तो जैसे संस्कृत के उपसर्ग में 21 उपसर्ग होते हैं, इस 21 उपसर्ग में अगर हम देखें तो संस्कृत का जो उपसर्ग होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि संस्कृत के 21 उपसर्ग होते हैं या हमेशा जो होता है मूल शब्द के आगे ही लगाए जाते हैं, और 1 से 2 अक्षर लंबे होते हैं। यहाँ 1 से 2 अक्षर जो होते हैं वह लंबे होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ यहाँ विशिष्ट जोड़ ही देता है। जैसे अगर हम कहते हैं अति उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग में जो मूल शब्द है अधिक, तो अत्यधिक हो गया। फिर आप अत्यंत देख सकते हैं,
या इसके बाद आप देख सकते हैं, यानी एक ही उपसर्गों में जो अति उपसर्ग हो गया, सबसे पहले एक नंबर में आप अति उपसर्ग की चर्चा करेंगे, यानी यहाँ आपका अति उपसर्ग हो गया। तो अति में कई शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं, जैसे अत्यधिक हो गया, अत्यंत हो गया, अतिरिक्त हो गया, अतिशय हो गया। और इस तरह से आप अगले उपसर्ग की बात करेंगे, जैसे अधि उपसर्ग हो गया, संस्कृत का ही उपसर्ग है अधि, तो अधि से भी कई शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। तो अधि से करेंगे जैसे अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, अधिनायक हो गया, आदि कितने शब्द आप बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग में अनु जो शब्द हो गया, अनु उपसर्ग हुआ, तो अनु से आप बना सकते कि अनुचर हो गया, अनुचर बना सकते हैं, अनुकरण बना सकते हैं, अनुसार बना सकते हैं, या अनुशासन बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे अप उपसर्ग हो गया, या संस्कृत का उपसर्ग है अप हो गया, तो अप से भी कई शब्द आप निर्मित कर सकते हैं। अपयश हो गया, अपमान हो गया, या आप कह सकते हैं कि अपकार हो गया। फिर आप अभि उपसर्ग से भी बना सकते हैं, अभि उपसर्ग हो गया, तो अभि उपसर्ग से आप बनाएंगे, तो अभि उपसर्ग से क्या बना सकते हैं, तो अभियान हो गया, अभिमान हो गया, या अभिनय हो गया, या अभिमुख हो गया। फिर आप यहाँ अ उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगला उपसर्ग जो होगा अ उपसर्ग होगा, तो अ में जैसे अवगुण हो गया, अवगुण के बाद आप देखेंगे अवमति हो गया, अवतार हो गया। पुनः आप अ के बाद देखेंगे कि आ उपसर्ग होता है, तो आ से भी आप कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आ उपसर्ग से जैसे आजीवन हो गया, आगमन हो गया। फिर आप यहाँ उत उपसर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उत यानी तम हलंत होगा, उत उपसर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उत में जैसे आप देखेंगे उत्कर्ष हो गया, उत्तम हो गया, उत्पत्ति हो गया। फिर आप यहाँ उप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, उप से जैसे उपदेश हो गया, उपकार हो गया। तो इस तरह कई शब्दों का आप इस्तेमाल करते रहेंगे। उस तरह से उपवन हो गया, उपवन के बाद आप देखते हैं उपमंत्री हो गया, उपहार हो गया, आदि कई शब्द इसके बन सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दूर उपसर्ग हो गया, संस्कृत में ही दूर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो दूर से दुर्जन हो गया, दुर्गम हो गया, या आप दुर्दशा कह सकते हैं, दुराचार कह सकते हैं। फिर आप यहाँ दुस उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, स्वामी हलंत होगा, दुस उपसर्ग का प्रयोग, यानी दुस से दुस्साहस हो गया, या दुस्साहस के साथ आप देख सकते हैं। और भी कई शब्द का निर्माण कर सकते हैं। फिर आप यहाँ निर उपसर्ग को देख सकते हैं, निर से कई शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे निरपराध हो गया, निर्जन हो गया, या निराकार हो गया, निर्गुण हो गया। ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ निश उपसर्ग, तो निश उपसर्ग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। निश उपसर्ग में आप कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे निस्सार हो गया, या निस्तार हो गया, या निश्चल हो गया, या निश्चित हो गया। इसी तरह आप नि उपसर्ग से भी कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नि उपसर्ग जो होता है, नि उपसर्ग से भी कई शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे निवारण हो गया, निपात हो गया, या आपका नियोग हो गया, निषेध हो गया। उसी तरह आप परा उपसर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परा उपसर्ग में भी आप देखेंगे कि परा उपसर्ग में जो होता है पराजय हो गया, पराभव हो गया, या आपका परामर्श हो जाता है, पराक्रम हो जाता है। फिर आप प्रति उपसर्ग का भी इस्तेमाल करेंगे। प्रति उपसर्ग में आप कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे प्रति में प्रतिकूल हो गया, या प्रत्यक्ष हो गया, या प्रतिक्षण हो गया, या प्रत्येक हो गया। पुनः आप प्र उपसर्ग का भी इस्तेमाल यहाँ देखेंगे कि प्र उपसर्ग में आपके इस्तेमाल जो होते हैं वो प्रख्यात हो गया, प्रबल हो गया, या आपका प्रस्थान हो गया, या प्रकृत हो गया। और इसी तरह से आप यहाँ शम उपसर्ग का प्रयोग देखेंगे, यानी शम उपसर्ग जो होता है वह शम उपसर्ग में आप देखेंगे कि जैसे संस्कार हो गया, संस्कार के बाद आप देखेंगे संगम हो गया, संतुष्ट हो गया, या संभव हो गया। फिर आप यहाँ शु उपसर्ग का इस्तेमाल देख सकते हैं कि शु उपसर्ग से शब्द जो बनेंगे आपके सुजन हो गया, सुगम हो गया, या सुशिक्षित हो गया, या आपका सुपात्र हो गया, आदि ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग के रूप में आपके 21 यानी 21 उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग किए गए। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग में जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी के उपसर्ग में अब आपके 12 उपसर्ग होंगे, तो ये 12वें उपसर्ग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो 12वें उपसर्ग का इस्तेमाल, यानी कि हिंदी के 12 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, इसका भी नाम आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपका संस्कृत का उपसर्ग हो गया। इसके बाद आप यहाँ हिंदी का उपसर्ग देखेंगे, तो हिंदी का उपसर्ग में आपको मिलेगा कई ऐसे शब्द मिलेगा, जैसे अ उपसर्ग हो गया, तो अ से आप कई शब्द बना सकते हैं, जैसे मैंने संस्कृत में आपको बताया। अपकार हो गया, अपमान हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे कि अन यहाँ उपसर्ग हो गया, सबसे पहला आपका अ हुआ, उसके बाद अन हो गया, तो अन से भी आप कई शब्द बना सकते हैं।
फिर आप देखेंगे यहाँ कु हो गया, कु से भी कई शब्द बना सकते हैं, कुशासन हो गया, कुआत्मा हो गया, तो कई शब्द का निर्माण आप करेंगे। इसके बाद यहाँ जैसे दु उपसर्ग हो गया, इसके बाद आपका हिंदी का ही होता है नि उपसर्ग हो गया। फिर आप देखेंगे कि हिंदी में आपका अ उपसर्ग होता है, अ उपसर्ग होता है। फिर आपको मिलेगा कि यहाँ भर उपसर्ग होता है, भर में भी आप कई शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे भरपेट, भरपेट समझते हैं ना, तो भरपेट का प्रयोग कर सकते हैं। उस तरह आप देखेंगे कि जैसे सु उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग का प्रयोग आप करेंगे, तो सु उपसर्ग में आप सुशासन, सुसमाचार, तो इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। उस तरह से आपका अध उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे हिंदी में कि उन उपसर्ग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर उपसर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर के बाद यहाँ विन उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो भी उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, इससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और शब्दों के निर्माण आप करके यहाँ अपना सकते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि यही 12 उपसर्ग आपके जो है, या 12 उपसर्ग ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं और यहाँ 21 जो दिए गए हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। या भेद आपको बस याद रखने हैं ताकि आपको किसी भी शब्दों का निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप यदि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको उपसर्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, और यदि किसी तरह की समस्याएं होती है तो आप निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आप देखेंगे अब तीसरे इसके उपसर्ग के रूप में कि जब अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे 6 होते हैं, तो ये 6 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और 6 जो उपसर्ग होते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप पाएंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आप यहाँ सब का प्रयोग, सबसे पहले अगर हम सब का प्रयोग करते हैं तो सब में जो होता है, जैसे आप सब का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सब जज के रूप में, सब कमेटी के रूप में आप करेंगे, या सब इंस्पेक्टर के रूप में आप करते हैं। तो सब उपसर्ग में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ डिप्टी के रूप में, डिप्टी के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। तो डिप्टी के रूप में जैसे आप देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर का इस्तेमाल आप करते हैं, आप डिप्टी रजिस्ट्रार का इस्तेमाल करते हैं, या आप डिप्टी मिनिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ वाइस का इस्तेमाल हम करते हैं। वाइस के रूप में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे वाइस राय का इस्तेमाल हम करेंगे। वाइस राय जो होता है, यानी राय में वाइस उपसर्ग लगाकर वाइस राय का इस्तेमाल किया गया है। फिर आप देखेंगे वाइस चांसलर का प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाता है। तो इस तरह आप वाइस उपसर्ग से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर आप जनरल का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, या जनरल का प्रयोग आप अंग्रेजी में कर सकते हैं उपसर्ग के रूप में। जैसे जनरल मैनेजर के रूप में प्रयोग करते हैं, या आप जनरल सेक्रेटरी के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं या क्या हो जाते हैं कि जनरल उपसर्ग से बनाए गए होते हैं। फिर आप यहाँ अगले उपसर्ग में जैसे चीफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीफ में आप देखेंगे कि जैसे चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, या चीफ इंजीनियर की बात करेंगे, या चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि चीफ उपसर्ग से इसको बनाया जाता है। पुनः आपको मिलेगा यहाँ कि यहाँ हेड के रूप में जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो हेड के रूप में भी जो उपसर्ग होता है इसका इस्तेमाल जब करते हैं, तो जैसे हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आपके यहाँ जो चौथे उपसर्ग के रूप में है, यानी कि चौथे उपसर्ग इसके भेद के रूप में, यानी कि अरबी और फारसी उपसर्ग है। तो अरबी और फारसी में जो 12 उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, वो 12 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं अरबी और फारसी के रूप में, इसका प्रयोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जैसे अगर आप देखते हैं कि इसका सबसे पहला उपसर्ग अगर हम कम लेते हैं, तो कम से कई शब्द हम बना सकते हैं। जैसे कमजोर होता है कम वक्त, या कम अक्ल भी होता है, उर्दू के लफ्ज है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे खुश, तो यहाँ खुश का जो प्रयोग करते हैं, तो खुश का जो प्रयोग करेंगे, जैसे आप खुश नसीब की बात समझते हैं, या खुश नसीब के साथ आप खुशखबरी समझते हैं, खुशहाल समझते हैं, या खुशबू समझते हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। फिर आपको अगर कहा जाए यहाँ गैर उपसर्ग से जब आप शब्द का निर्माण करेंगे, तो गैर हाजिर की बात आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि गैर कानूनी या गैर मूल की बात समझते हैं, गैर जिम्मेवार की बात समझते हैं। तो इस तरह की बातें जो होता है यहाँ गैर उपसर्ग से बनाए जाते हैं। इसी तरह आप जैसे ना उपसर्ग का प्रयोग यहाँ करके उर्दू या फारसी में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नापसंद का प्रयोग करेंगे, नापसंद हो गया, या फिर आपका नासमझ हो गया, नाराज हो गया, या नालायक की बात आप करेंगे। पुनः आप यहाँ
ब उपसर्ग के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ब से जैसे आपका बनाम होता है, बनाम हो गया या बदौलत हो गया, या आप देखेंगे कि बदस्तूर हो गया, या आप बगैर के बारे में समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुनः आप जैसे बा उपसर्ग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बा उपसर्ग में जैसे बाकायदा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, या बाइज्जत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप मौका के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदब के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आप यहाँ बद उपसर्ग जो होता है, बद उपसर्ग के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं अरबी या फारसी में। तो बद जो होता है, जैसे आप देखते हैं कि बदमाश हो गया, बदनाम हो गया, या आपका बदस्तूर हो गया, बगैर हो गया, आदि शब्दों का प्रयोग आप कर लेंगे। फिर आप देखेंगे बे उपसर्ग से भी आप कई शब्द बना सकते हैं। तो जैसे बे से बेईमान हो जाता है, बे से बेईमान होता है। फिर आपका बेइज्जत हो गया, बेचारा हो गया, या आपका बेवकूफ हो गया। तो इस तरह से अगले उपसर्ग के रूप में आप देखेंगे ला। तो ला से जो उर्दू या फारसी के जो शब्द होंगे, आपके लापरवाह हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, या आपके लाजवाब शब्द के प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप यहाँ सर का प्रयोग कर सकते हैं। सर उपसर्ग के रूप में आप देखेंगे कि सर उपसर्ग में आपका जैसे आपका हो जाता है सरताज हो जाता है, फिर आपका सरदार हो जाता है, सरपंच शब्द हो जाता है, या फिर आप देखेंगे कि सरकार हो जाता है। ये सब शब्दों का प्रयोग आप यहाँ सर के उपसर्ग जोड़ के कर सकते हैं। फिर आप हम यहाँ उपसर्ग के माध्यम से भी कुछ शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमदर्द या हमदर्दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम राह का मतलब समझते हैं, हम उम्र की बातें आप समझ रहे हैं, या हम दम की बातें आप समझ रहे हैं। पुनः आप यहाँ जैसे हर के शब्द में, हर जो उपसर्ग है इसके माध्यम से जैसे हर दिन की बात करेंगे, हर साल की बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे, हर बार की बात करेंगे। और इस तरह से हर बार आप मेरे YouTube चैनल को जब देख रहे हो तो आप नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और हर बार मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहें। आज बस हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः हम अगले सीरीज में अगले इसके जो खंड है उस खंड के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को